नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बात आज राजनीति की नहीं होने वाली, बात होने वाली है देश के संवैधानिक व्यवस्था की। मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का एक कारण है। जब 14 तारीख को होली थी, उसी दिन जस्टिस धनंजय वर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं, उनके घर में भी आग लगती है। 2 दिन बाद पता चलता है कि जो आग लगी थी उसमें अच्छे खासे अजय नोट यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। बाद में सीजीआई संजीव खन्ना तक यह रिपोर्ट दी जाती, फिर एक वीडियो टेप जारी होता जहां पर ऐसे नोट देखे गए। उसके बाद उनके ट्रांसफर करने की बात आई कि भैया इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज देते हैं। पर जब मामला बहुत बढ़ा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने कह दिया कि यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद उनसे सारे न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। पर क्या देश की न्याय व्यवस्था इस वजह से खोखली नहीं होती जा रही है? क्या देश में जिस तरीके से जजों की नियुक्ति हो रही है, वह एक गलत संदेश हमको नहीं दे रही है? आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। बात करने वाले हैं कि आखिर न्यायपालिका और संसद में किसको सर्वोपरि होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं 1748 से। आपको लग रहा होगा इतनी पुरानी बात मैं यहाँ क्यों करने जा रहा हूँ। कारण है इसके पीछे का। एक फिलोसोफर थे और आप उनको पॉलिटिकल थिंकर भी कह सकते हैं। उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने एक किताब लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार की शक्तियों का विभाजन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास कई सारे काम होते हैं। अगर वह सारे अधिकार एक व्यक्ति के पास रहेंगे तो ऐसे में एक निरंकुश व्यवस्था की स्थापना होगी। इस वजह से शक्तियों को विभाजित करना आवश्यक है। यहाँ पर एक वह होगा जो लॉ बनाएगा, एक लॉ इम्प्लीमेंट करेगा, एक लॉ को चेक करेगा। जो लॉ बनाएगा उससे कहा जाएगा लेजिस्लेचर, लॉ इम्प्लीमेंट करने वाला कहलाएगा एग्जीक्यूटिव और लॉ को चेक करने वाला कहलाएगा जुडिशरी। इनके बीच में चेक एंड बैलेंस होगा, इसे कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अमेरिका जब आजाद हुआ तो उन्होंने मॉन्टेस्क्यू की इस व्यवस्था को अपने देश में इस्तेमाल किया। धीमे धीमे पूरे विश्व में इस व्यवस्था ने अपने आप को स्थापित करना शुरू किया, क्योंकि इससे देश में निरंकुश शासकों का जो अधिकार था वह कम होने लगा और एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना आपको पूरे विश्व में देखने को मिलेगी। भारत ने भी इस सिस्टम को अडॉप्ट किया। जब देश आजाद हुआ तो भारत ने भी कहा कि हम भी अपने यहाँ जो ये सेपरेशन ऑफ पावर है इसको इस्तेमाल करेंगे और जो अधिकार है उन अधिकारों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग-अलग ऑर्गन में। क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था सरकार की है, वह व्यवस्था बात करती है कि यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वही एग्जीक्यूटिव हो जाता है। अर्थात लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर सेम बॉडी। कहने का मतलब यह है कि जो संसद के एमपी हैं वही सरकार का भाग बनते हैं। मतलब जो देश का प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बनेगा जो कि एग्जीक्यूटिव है, वो जब तक संसद से नहीं होगा तो इस पद पर विराजमान नहीं हो सकता। 6 महीने की उसको मोहलत मिलती है, पर उसके बीच में उन्हें राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना आवश्यक है। इसका मतलब इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है वो एक ही बॉडी है और इनसे अलग है जुडिशरी, जो कि इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिया एक फेडरल नेचर को फॉलो करता है। इस वजह से यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ जुडिशरी का होना आवश्यक है। अब बात यह है कि इंडिपेंडेंस नेचर ऑफ जुडिशरी है, यह कैसे हम यहाँ पर इसको बनाए रख पाए। इसका मतलब यह है कि संसद का हस्तक्षेप न्यायपालिका में बहुत कम होना चाहिए। अगर यह हस्तक्षेप बढ़ेगा तो फिर समस्याएं बढ़ने लगेंगी। शायद इसी वजह से एक व्यवस्था का निर्माण हुआ था, जिस व्यवस्था ने देश में जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ किया था। चलिए समझाता हूं कि जजों की नियुक्ति की व्यवस्था इस समय क्या चल रही है। इसे कहा जाता है कॉलेजियम। 1981 में जब फर्स्ट जजेस केस हुआ था, उसके बाद धीमे धीमे करके यह व्यवस्था एस्टेब्लिश हुई। इसमें सीजीआई होते हैं मुख्य रूप से, इसके अलावा 4 और वरिष्ठ जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वह इसमें होते हैं। या नाम फाइनलाइज करते हैं और नाम फाइनलाइज करने के बाद गवर्नमेंट अर्थात जो हमारी पार्लियामेंट है वहां पर भेजते हैं। पार्लियामेंट इसको एक बार रिटर्न बैक कर सकता है। अगर सेम नाम फिर से भेज दिए गए तो फिर उसको पास करना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति साइन करता है और इस तरीके से आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 और आर्टिकल 217 के अनुसार देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्तियां की जाती हैं। इस व्यवस्था को कहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। अब आपको लग रहा होगा इसमें दिक्कत क्या है।
इसमें दिक्कत आती है कि यह एक ऐसी क्लोज़ सर्विस है जहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं हो पाता। यह लिस्ट कैसे तैयार की जाती है इसके विषय में कोई नहीं जानता, अर्थात कॉलेजियम की व्यवस्था अपारदर्शी व्यवस्था है और इस वजह से न्यायपालिका के ऊपर भाई-भतीजावाद का आरोप लगता रहता है। जुडिशरी लगातार कॉम्प्रोमाइज होती रहती है, इस वजह से इस व्यवस्था के ऊपर आरोप आपको लगातार सुनाई देते रहेंगे। इस व्यवस्था को चैलेंज किया गया 2014 में 99वें संविधान संशोधन के आधार पर। अब यहाँ पर पहले आपको मैं संवैधानिक संशोधन के विषय में समझाता हूँ, फिर हम आएंगे एनजेसी पर। चूंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 कहता है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान के संशोधन व्यवस्था में एक बात कही जाती है कि जो भी बिल आप ला रहे हैं उसमें 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा से पास होना चाहिए। और अगर जो आप संशोधन कर रहे हैं उससे देश का फेडरल नेचर अफेक्ट हो रहा होगा तो फिर कम से कम आधे राज्यों की सहमति यहाँ पर आवश्यक होती है। अगर यह व्यवस्था है तो ही आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो फिर 99वां संविधान संशोधन लाया गया, उसका नाम रखा गया एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यह लाया गया और इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई कि भैया अब हम जजों की नियुक्ति इस अपॉइंटमेंट कमीशन के आधार पर करेंगे। इसके अंतर्गत यह कहा गया कि इसका जो हेड होगा वो सीजीआई होगा। इसके अलावा इसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज भी शामिल होंगे, तो 3 तो हो गए जज। उसके अलावा कानून मंत्री शामिल होगा और एक कोई केंद्रीय मंत्री शामिल होगा, तो हो गए 5। उसके अलावा 2 लोग और शामिल होंगे। इन 2 लोगों को नियुक्त करेगी एक छोटी सी कमेटी जिसके हेड होंगे सीजीआई, भारतीय प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो यह 2 लोग यहां से आएंगे जिसमें से एक व्यक्ति हमेशा या एससी, एसटी, महिला, ओबीसी या अल्पसंख्यक समाज का होगा। इस तरीके से पूरे देश के लोग मिलकर जो जज होंगे उनकी नामों को यहाँ पे फाइनलाइज करेंगे। उस नाम को भारत के राष्ट्रपति अपना सैंक्शन देंगे और फिर इनका अपॉइंटमेंट होगा। इसको नाम दिया गया था एनजीएसी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास यह केस पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस व्यवस्था से क्योंकि इंडिपेंडेंट नेचर और जुडिशरी खंडित हो रहा है, ऐसे में या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, दैट्स व्हाई हम एनजेसी को यहाँ पर खत्म करते हैं। यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर है और हम कोशिश करेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम को यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। पर चूंकि 2015 केस में आपको बता रहा हूं, उसके बाद से लगातार प्रयास हुए पर देश में न्याय व्यवस्था में कॉलेजियम सिस्टम को ठीक नहीं किया गया। उसके ऊपर आरोप पे आरोप लगते रहे और कई सारे जजेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज होने के भी आरोप इस देश में लगते रहे हैं। जब यह केस हुआ धनंजय वर्मा वाला, उस पे हमारे उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि देश में न्यायिक व्यवस्था पर भी सुधार की बात की जाए। लेकिन इसको लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन अर्थात मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में है, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्शाई कि भैया इस पर हमें पहले बात करनी चाहिए थी। तब जाकर क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति जी, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन और फिर जो हमारे सरकार के मंत्री हैं, वह जाकर मिलते हैं और फिर एक व्यवस्था की बात होती है। इस व्यवस्था में ये कहा गया कि हमें अब कोशिश करनी है कि न्यायपालिका और संसद के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाए। अब आपको जान के यहाँ पे आश्चर्य होगा कि जब एनजेसी पास किया गया था, तो एनजेसी को लेकर लगभग पूरी जो देश की जितनी भी पार्टियां हैं जो उस समय संसद में थी, वह एक मत पर आ चुकी थी। यहाँ तक कि देश के कई सारे राज्यों ने भी इस पर अपनी सहमति जता दी थी, अर्थात इस पूरे देश के लोग एक तरीके से यह सहमत हो चुके थे कि कॉलेजियम व्यवस्था को यहाँ पर बदलने की जरूरत आ चुकी है। लेकिन अब वहां पर जब एनजेसी को खत्म करके कॉलेजियम को वापस से रिस्टोर किया गया, तो अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या देश में न्यायपालिका इतनी आगे बढ़ चुकी है कि देश के लोगों द्वारा सर्वसम्मति से पास किए गए बिल को भी बदल दिया जा रहा है? क्योंकि देखिए, इस देश की मालिक जनता है और जनता के द्वारा लिया गया फैसला सर्वोपरि है। उस फैसले को संसद को, एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को मानना बाइंडिंग है। यहाँ पर जुडिशरी ने जो काम किया वह सीधे तौर पर संसद के उस सुप्रीम नेचर को खत्म करने की बात यहाँ पर कही गई। एक तरीके से यह स्थापित करने का प्रयास किया गया कि इस देश में जुडिशरी ही सबसे ऊंचा है, कि जिस बिल को सर्वसम्मति से पास किया जा रहा है, एक तरीके से इस देश की जनता उसमें शामिल है और जनता यह कह रही है कि इस बिल को पास होना चाहिए। ऐसे में वर्तमान परिस्थिति यहाँ पर क्या बन रही है? यहाँ पर उपराष्ट्रपति जी ने एक इनिशिएटिव रखा हुआ है। अब यहाँ पर बात यह है कि संसद मिलकर इस बात को स्थापित करे कि संसद की सर्वोच्चता इस देश में होनी चाहिए और संवैधानिक रूप से भी इस देश में चुनी गई सरकार ही, उसमें अपोजिशन भी शामिल है, सरकार भी इस देश को चलाने की मुख्य मालिक होनी चाहिए क्योंकि वही जवाबदेह हैं। याद रखिए, न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देयर सिटीजन,
यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है केवल देश के संसद की, पार्लियामेंट की और यहाँ के द्वारा चुने गए लोगों की। इनको ही जाना पड़ता है जनता के बीच में और अगर इस देश की न्यायपालिका कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो ये सीधी बात है कि यह देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो अब यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरीके से जजों की नियुक्ति की जा रही है, वह सही नहीं है। या तो सिस्टम को और पारदर्शी बनाया जाए, जहां से प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, या तो फिर एक नई व्यवस्था जो कि एनजेसी टाइप की थी, उसको फिर से यहाँ पर शुरू किया जाए। अन्यथा देश में न्यायपालिका के ऊपर आरोप लगते रहेंगे और यह आरोप देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और अनैतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।